हेलो बच्चों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा फजान स्टोन। ठीक है, जो कि यह है आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर, यानी ऐसे कह लें कि कोवलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा बच्चों, फजान स्टोन को समझने से पहले इस बात को समझें कि कोई कंपाउंड क्यों आयनिक हो जाता है और कोई कोवलेंट क्यों होता है। पहले इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, बहुत अच्छा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम है। आप केवल पढ़ना चाहते हो और अच्छे काम करते हो, आपको जो है बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ लेना देना नहीं है जो है, तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप हैं ये x और ये, तो आपकी रिक्वायरमेंट चूंकि मिनिमम है तो आपका फील्ड भी क्या है, मिनिमम है, जो आपके घर से ही सब पूरी होती जा रही है, ठीक है। और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर ठीक है, परिचय होगा, हाय हेलो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। आप घर में ही सेटिस्फाई रहेंगे और पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर, अपने एम पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि आपका जो फील्ड है, अगर आपके घर में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए, मैक्सिमम से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, तो बच्चों अंडरस्टूड है कि और जो चारों तरफ y और x हैं उनके साथ कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर है, आप आपस में सेटिस्फाइड रहेंगे। जब आपस में सेटिस्फाइड रहेंगे, पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेंगे, तो आप अपने फैमिली में ही खुश हैं। बाहरियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं होगा, ठीक है। और आप बिल्कुल क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर यानी बाहरी मॉलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम। क्लियर। तो आप दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग भी क्या होगा, बहुत कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। लेकिन तरफ सोचो इस बात को कि अगर वही आप हैं और आपका फील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने अपनी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ा रखी और आपकी फैमिली जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, समझ में। तो उस रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है बाहर से बहुत सारे और जो है फील्ड से आप सेटिस्फाई करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है अपने घर से, तो उसको फिल करने के लिए बाहर से बहुत ज्यादा जो है लोगों से अटैच होंगे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आप अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी आवश्यकता तो फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन आप जो है चारों तरफ से झगड़े रहोगे, क्लोज पैक रहोगे। क्लोज पैक रहोगे तो किस टाइम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ से जो है फंसे हुए, ठीक है। क्योंकि आपकी आवश्यकताएं ही इतनी ज्यादा है, उसको फिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप उनसे बंधे हुए हो, हिल नहीं पा रहे हो, क्रिस्टलाइन हो गए, सॉलिडिफाई हो गए। लेकिन यहां पर आवश्यकता पूरी तरह से फुलफिल हो गई, सेटिस्फाइड हो गए, तो बाहर के फील्ड की बाहर से न्यूट्रलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा और मॉलिक्यूल आसानी से एस्केप कर सकता है, लाइट रहेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन कम होगा, कोवलेंट ज्यादा। और एक क्लोज पैक हो गया चारों तरफ। याद होगा, आपने 10th में एक बार पढ़ा भी होगा कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन है, क्योंकि एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम से सराउंडेड है,
या एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में सारी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सारे फील्ड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम को 6 क्लोराइड आयन और चाहिए बाहर से, और क्लोरीन को भी 6 सोडियम आयन और चाहिए बाहर से, तो आपस में कॉन्टैक्ट होगा, इसलिए वो क्रिस्टलाइन। ठीक है, लेकिन यह है जैसे HCl है कोवैलेंट है, तो H और Cl में पूरी तरीके से फील्ड न्यूट्रलाइज हो जा रही है, बहुत आवश्यकता नहीं है। H वास्तविक की फील्ड भी बहुत कम है, क्लोरीन उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, क्लोराइड आयन की जो फील्ड है H पॉजिटिव सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो आपस में ही पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गए। तो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो आसानी से वो एस्केप कर सकेंगे, लाइट रहेंगे, गैस की तरह होते रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और जितना आपस में अब जो है न्यूट्रलाइजेशन कम होता जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से, जैसे कटायन है तो इधर अनायन चाहिए, अनायन को कटायन चाहिए, और बाहर से क्योंकि फील्ड तो जो है बच्चों, जो चार्ज है किसी भी एटम पर, वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होना ही है, चाहे आपस में घर से ही सेटिस्फाई कर लो, चाहे दूसरों से सेटिस्फाई करो। अब दूसरों से जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगे उतना बधे रहोगे, आपस में ही आवश्यकताओं को मिनिमाइज करके सेटिस्फाई कर दोगे, तो आसानी से यह एस्केप करते रहोगे, उड़ते रहोगे, आराम से लाइट फील करोगे। समझ में आया बच्चों? ठीक उसी तरीके से यहाँ पर फजांस भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के डिस्कस करते हैं। जितनी ज्यादा फील्ड न्यूट्रलाइज होगा कटायन और अनायन का, उतनी ज्यादा कोवैलेंट होगा, और जितना फील्ड कम न्यूट्रलाइज होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर बाहर से आयंस, अपोजिट आयंस क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके उसको सेटिस्फाई करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज तो होना ही है, चार्ज है तो न्यूट्रलाइज होना है, तो फिर जगह क्रिस्टलाइन होता जाएगा। क्लियर है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी चीज को हम लोग फजांस रूल्स के बेसिस पर समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से मुझे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा कहने का मतलब मैं आपको जल्दी से एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं फिर से, कि अगर किसी भी कटायन का किसी भी अनायन से फील्ड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए या मैक्सिमम न्यूट्रलाइज हो जाए, तो जो रिमेनिंग फील्ड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, उतना सॉफ्ट होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, उतना ही ज्यादा कोवैलेंट होगा। की बात है। और जितना कटायन अनायन में फील्ड कम न्यूट्रलाइज होगा, तो अनायन का भी फील्ड बचा रहेगा और कटायन का भी फील्ड बचा रहेगा। तो कटायन को क्या चाहिए, अनायन चाहिए चारों तरफ, अनायन को क्या चाहिए, कटायन चाहिए, तो चारों तरफ से अनायन और कटायन आपस में घिरे रहेंगे और उतने क्लोज पैक्ड रहेंगे, उतने क्रिस्टलाइन रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। की बात है। अब इसी चीज को हम लोग फजांस रूल्स के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जरा देखिए, और मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्लोगन तैयार करता हूं, उसी स्लोगन से ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इसमें सॉल्युबिलिटी और अनइक्वलिटी की भी थोड़ी बातें कर लेंगे हम लोग इसी की बेसिस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे ये कटायन, अब जैसे आपको मालूम है ना टॉप टू बॉटम क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम, ऐसे मान लेते हैं। नीचे रुबिडियम ट्रिटियम बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लिथियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, सोडियम भी पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, पोटेशियम भी पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। यानी लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन यूज करके पॉजिटिव चार्ज में आता है, सिमिलरली सोडियम भी, उसी तरह से पोटेशियम, उसी तरह से रुबिडियम, उसी तरह से सीजियम, ऐसे टॉप टू बॉटम। ठीक है, और रेडियाई बढ़ती जाती है, ये बात बाकी। अच्छा, अब दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चों, कि जैसे मान लेते हैं सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आप सभी को मालूम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि
तो अब उसके बाद 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स था। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन प्रोटॉन तो 11 प्रोटॉन ही। चलो दिमाग का इस्तेमाल करिए कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, 10 नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन और 10 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पास तो अभी 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ज्यादा है। एक प्रोटॉन मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक्सेस है। अब वो तो न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। उसी तरीके से लिथियम के पास, उसी तरह से पोटेशियम, उसी तरह से रुबिडियम, उसी तरह से सीरियम, ठीक है। सभी के पास एक एक प्रोटॉन ज्यादा है एंड एक्सेस ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहां पर, न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना बच्चों। तो न्यूक्लियस में एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हुआ ना, तो चार्ज कहां से स्प्रेड होगा, न्यूक्लियस से, ठीक। अब जरा दिमाग का इस्तेमाल करिए, चार्ज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कहां हुआ है, न्यूक्लियस में हुआ है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में चार्ज वहीं से स्प्रेड होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम कैसे जाएंगे, वैसे वैसे सरकमफेरेंस बढ़ता जा रहा है। तो सरकमफेरेंस के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, फील्ड है, वो क्या होगी, कम होगी। अरे बच्चों, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस में है। चार्ज तो वहीं से फील्ड स्प्रेड होगा, स्प्रेड हो रहा है। तो अब जिस टॉप टू बॉटम में सरकमफेरेंस बढ़ता जाएगा तो सरकमफेरेंस के बाहर पॉजिटिव फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी ना। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात है। अब मान लेते हैं इनके पास हम लोग क्या लेके आ सकते हैं, क्लोराइड। चलो क्लोरीन लेके आइए, ये मान लेते हैं क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गेन, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन कहां करेगा, सोचिए जरा सा। गेन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे करेगा ना। इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होता है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे ऐड होता है, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Cl नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां आया, सरकमफेरेंस पर। क्लियर है। अब जो सरकमफेरेंस पर आएगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन था, अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले न्यूट्रल था तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स, जब इसने एक गेन किया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुआ, सरकमफेरेंस पर। क्लियर है। सरकमफेरेंस पर होगा तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव फील्ड यहां पर होगा। ऐसे मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, नेगेटिव इस तरह से, ये नेगेटिव फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये नेगेटिव फील्ड जो क्लोरीन का होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, से वो तो सेम होगा, से क्लोरीन तो वही है मान, ठीक है। अब जब दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा बच्चों कि इसके सरकमफेरेंस पर पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है, क्लियर है। एटम के बाद पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है, इस पर जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते जाएंगे रेडियाई बढ़ता जाएगा, तो सरकमफेरेंस पर पॉजिटिव फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पक्की बात है। तो अब अंडरस्टूड है कि यहाँ नेगेटिव फील्ड ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है, तो फील्ड का न्यूट्रलाइजेशन, इसके बाहर पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर नेगेटिव फील्ड है, तो फील्ड का न्यूट्रलाइजेशन इसमें ज्यादा होगा, इस वाले में ना, तो पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है सरकमफेरेंस। अब यहाँ पर फील्ड कम है, बड़ा रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ पर फील्ड कम है तो कम न्यूट्रलाइज हो। क्लियर है। अब समझिए ये जो ज्यादा न्यूट्रलाइज हो गया तो इसको फर्दर न्यूट्रलाइज, जो रिमेनिंग फील्ड है पॉजिटिव फील्ड या नेगेटिव फील्ड जो बचा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से और कटायन को अनायन, अनायन को कटायन, ज्यादा आवश्यकता होगी या कम आवश्यकता होगी, कम होगी ना, क्योंकि ज्यादा आपस में न्यूट्रलाइज हो गया। समझ में आई बात। जब ज्यादा न्यूट्रलाइज हो गया तो बाहर से उसको रिमेनिंग फील्ड जो है कैटायंस के और एनायंस के, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कम अपोजिट आयंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शेयरिंग ज्यादा हुआ, न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया। अब जैसे टॉप टू बॉटम आते रहेंगे
वहां पर फील्ड का न्यूट्रलाइजेशन कम होता जा रहा है, सरकमफ्रेंस पर पॉजिटिव फील्ड कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रलाइज किया, कम न्यूट्रलाइज होना बचा हुआ वो इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर ताकि पूरा न्यूट्रलाइज हो सके, चारों तो पूरा न्यूट्रलाइज होना ही, तो इधर से भी न्यूट्रलाइज होगा, इधर से भी होगा, ऐसे होगा। तो इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ क्लोराइड ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए ना। अब ओवरऑल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा ताकि जितने कैटायंस हैं जो है आयन से सराउंडेड होंगे उतने ही आयन कैटायन से भी सराउंडेड हो, ताकि ओवरऑल रेशियो क्या हो 1:1 को हो जाए। ये कैटायन और आयन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रल होना है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा, ध्यान से जरा समझिए, जितना स्मॉलर कैटायन होगा पॉजिटिव फील्ड सरकमफेरेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और वो छोटा साइज भी है तो अनायन का फील्ड इसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, बची हुई फील्ड बहुत कम होगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और मॉलिक्यूल्स की और अपोजिटली चार्ज आयन की यूनियन से बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी, उतनी ज्यादा क्या होगा। जैसे टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे तो सरकमफेरेंस बड़ा होता जाएगा और पॉजिटिव फील्ड इधर कम है, तो अब अंडरस्टूड है कि इसको कम फील्ड न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एनायन फील्ड चारों तरफ ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब ज्यादा चाहिए तो चारों तरफ से एनायन से जकड़ा रहेगा। उसी तरह से एनायन भी, अब इसका जब कैटायन का फील्ड कम न्यूट्रलाइज होगा तो एनायन का भी कम न्यूट्रलाइज होगा। क्लियर है, फील्ड सेम होगी, तो एनायन को चारों तरफ कैटायन चाहिए, कैटायन को चारों तरफ एनायन चाहिए, और जितना चारों तरफ जकड़ा रहेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा, यानी स्मॉलर द कैटायन, ठीक है, ग्रेटर will be, अच्छा तो एक बात मैं आपको बताऊं, will be what? पोलराइजिंग पावर, कैटायन के न्यूट्रलाइजेशन के पावर को, क्लियर है कि कैटायन के न्यूट्रलाइजेशन के पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो जितना स्मॉल कैटायन होगा उतना फील्ड को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा एनायन के, क्योंकि सरकमफेरेंस पे ज्यादा फील्ड होगा तो उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन के लिए वर्ड यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर। क्लियर है? तो स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और जब पोलराइजिंग पावर जब होगा तो ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट। यानी एक अभी लाइन है, पूरा स्लोगन हम लोग तैयार करेंगे, तो इसका एक लाइन अभी तैयार हो गया। क्या? स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। पहला पॉइंट दिमाग में बैठना चाहिए, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतनी ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा बच्चों, उतनी ज्यादा आयन को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, तो उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि आपस में ज्यादा हो गया ना, तो बाहर से आवश्यकता कम है, जैसे एग्जांपल दिया था बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एनायन। ठीक है, एनायन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग, अब इसको मैं पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया ना, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर। कैटायन के लिए वर्ड यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर, आयन के लिए वर्ड यूज करते हैं पोलराइजिबिलिटी, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, कैटायन के लिए वर्ड क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, आयन पोलराइजिबिलिटी, एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉल्ड पोलराइजेशन। क्लियर है? अब हम लोग आयन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कैटायन को फिक्स करते हैं। ये
कैटायन है, एक कैटायन, ठीक है, ऐसे सर्कमफ्रेंस में पॉजिटिव फील्ड, ठीक है। अब अनायन की बात करते हैं, पहले टॉप टू बॉटम। अब ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये क्या है, ये मान लेते हैं फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, नीचे आयोडीन है, टॉप टू बॉटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा है, मालूम है ना आपको, ठीक। अब अच्छी तरह से मालूम है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, सर्कमफ्रेंस में, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में ऐड होगा, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर भी तो कैटायन है न्यूक्लियस में, ये अंदर उसके बच्चों कि फ्लोरीन का डायमंड नंबर 9 है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 9 प्रोटॉन है, इसका फील्ड न्यूक्लियस से स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर बच्चों रेडियाई स्मॉलर है, तो जब रेडियाई स्मॉलर होगा तो न्यूक्लियस वाला जो पॉजिटिव फील्ड है वो ज्यादा से ज्यादा सर्कमफ्रेंस पर होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सर्कमफ्रेंस पर होगा बच्चों। तो अंडरस्टूड है यहाँ पर नेगेटिव फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पॉजिटिव फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ का नेगेटिव फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे तो अंडरस्टूड है कि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड यहाँ पर कम होती जाती है, क्लियर। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर नेगेटिव फील्ड सबसे ज्यादा है, डोंट कंफ्यूज, चार्ज तो 1.602 into 10⁻19 कूलम, 1.602 into 10⁻19 कूलम, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी एक्सेस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर रेडियाई कम होने से पॉजिटिव फील्ड से ज्यादा बना हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, कम दूसरी बॉन्ड। तो अब जरा समझिए यही कैटायन सभी जगह अगर आ जाए, यही कैटायन सभी जगह आ जाए तो अंडरस्टूड है ना, इसका फील्ड क्योंकि नेगेटिव फील्ड ज्यादा है, लूजली बॉन्डेड है, ठीक है, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा लूजली बॉन्डेड होने पर, क्लियर है। जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फील्ड क्या होगा इसका, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि लूजली बॉन्डेड है, टॉप टू बॉटम ये सर्कमफ्रेंस पर है ना बच्चों, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बच्चों, तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता जाएगा, तो कोई उसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके शेप का डिफॉर्मेशन इसलिए होगा, तो ये अट्रैक्ट करके इसके फील्ड को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं होगा। अब इसका फील्ड ज्यादा न्यूट्रलाइज हो गया, क्लियर है, तो फील्ड कम बचेगा इसका, और इसका ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, अंडरस्टूड है इसका भी ज्यादा न्यूट्रलाइज हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग हो गई, दोनों की रिमेनिंग फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। जब कम होगी तो बाहर से वो कम अट्रैक्ट करेगा, आवश्यकताएं कम होंगी उसकी बाहर से, तो बाहर से कम अटैच होगा, आपस में सेटिस्फाई ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि जब आपस में सेटिस्फाई ज्यादा हो जाए, न्यूट्रलाइज ज्यादा हो जाए, कोवलेंट कहते हैं, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अनायन जितना लार्जर होता जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस उसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि आउटर मोस्ट में है, बढ़ता जाएगा, और जब ये बढ़ता जाएगा तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा या फील्ड होगा, उसका आसानी से डिफॉर्मेशन होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होकर के मैक्सिमम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेबिलिटी। यानी क्या आ गया, लार्जर द अनायन greater will be polarizability, greater will be covalent, है ना। यानी दूसरा पॉइंट आ गया, larger the anion,
greater will be polarizability, ठीक है। और उसी के साथ साथ greater will be covalent character, larger the anion, greater will be deformation in shape, rather you can say greater will be polarizability, greater will be covalent। अब इसको ऐड करिए पहले वाले से, smaller the cation, larger the anion, greater will be polarization, greater will be covalent। जितना स्मॉलर cation होगा और जितना लार्जर anion होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? एक स्लोगन तैयार हुआ, स्मॉलर द cation, लार्जर द anion, greater will be polarization, greater will be covalent। क्योंकि जितना स्मॉलर cation होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना लार्जर anion होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। पक्की बात होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिमाग में बैठाया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे बच्चे एक हम ले लेते हैं मेटल, इस पर M पॉजिटिव है, एक पर M2 पॉजिटिव है, एक पर M3 पॉजिटिव, ठीक है। पक्की बात है। एक पर M पॉजिटिव, एक पर M2 पॉजिटिव, दूसरा एक पर M3 पॉजिटिव। क्लियर? तो अब अंडर स्टूडेंट में देखिए मुझको M पॉजिटिव का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया था, इसलिए न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव ज्यादा है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया, इसलिए न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिया। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया तो 3 प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, ठीक है। अब आप मुझे ये सोच के बताइएगा कि एक पर, अच्छा ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ना कि जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बढ़ता जाता है, तो रेडियाई क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे देखो दिमाग का इस्तेमाल करो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ज्यादा होता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नजदीक आते जाएंगे, तो रेडियाई क्या होती जाती है, जा रही है, कम होती जा रही है, और पॉजिटिव फील्ड बढ़ता है। प्रोटॉन्स एक से ज्यादा प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है रेडियाई कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जा रहा है। तो सर्कमफ्रेंस में पॉजिटिव फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, सोचिएगा तो बढ़ती जाएगी ना। यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड सबसे ज्यादा होगा, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, रेडियाई भी कम है और पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है यहाँ पर। तो अब बताओ किसके सर्कमफ्रेंस में पॉजिटिव फील्ड सबसे ज्यादा है, किसके, 3 पॉजिटिव वाले ना। तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, 3 पॉजिटिव वाले का। तो कौन नेगेटिव आयन को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, 3 पॉजिटिव वाला। तो किसका कोवलेंट ज्यादा होगा, क्लियर है। यानी जो एक और स्लोगन क्या होता है, एज द इंटेंसिटी, यानी यू कैन से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव फील्ड ऑन द सर्कमफेरेंस इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट करेक्ट। जैसे आप सोचते भी होंगे कभी ना कि आयरन में तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, FeCl3 बनाता है, सोडियम में तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में ज्यादा आयनिक है, FeCl3 कम
कम आयनिक क्यों है, जबकि इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए ये यहाँ उल्टा होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्लोराइड आयन के फील्ड को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देगा, पोलराइजिंग पावर है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम। क्लियर हो? यानी अगला स्लोगन क्या हो गया, एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, as the number of positive charge on metal increases, polarizing power increases, covalent character increases। यानी दो स्लोगन आपके सामने अभी तैयार हुआ। पहला, स्मॉलर द कटायन लार्जर द अनायन, स्मॉलर द कटायन लार्जर द अनायन, greater will be polarization, greater will be covalent character। ठीक है। दूसरा स्लोगन, as the number of positive charge on metal increases, polarizing power increases, covalent character increases। सेम कॉन्सेप्ट वैसे अनायन के लिए भी। अब एक अनायन पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पर 2 नेगेटिव, तीसरे पर 3 नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव फील्ड ज्यादा होगा, अंडर सर्कमफ्रेंस नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसका भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर होगी बात? तो कटायन में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा, अनायन में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज सर्कमफ्रेंस बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? अब जैसे बोरान में 3 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज, तो बोरान नाइट्राइड बनेगा, ये क्या होता है, हाईली कोवैलेंट नेचर है। स्मॉलर कटायन भी है और 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा, दैट इज हाईली कोवैलेंट नेचर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़े से इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसका और एप्लीकेशन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं। पहला स्लोगन दिमाग में बैठा कर रखना है बच्चों, स्मॉलर द कटायन लार्जर द अनायन, ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? जितना स्मॉलर कटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है, और जितना लार्जर अनायन होगा उसकी उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। दूसरा, as the number of positive charge increases on metal, or similarly as the number of negative charge on non-metal increases, इसका metals का polarizing power increases और non-metal का polarizability increases, therefore polarization increases, as a result covalent character also increases। समझ में बात क्लियर है? यानी सिंपल सा सादा भाषा समझ लें, जितना आपको जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आवे तो सबसे पहले, अच्छा ये भी दिमाग में रखना, पहले आप हमेशा कटायन को, पोलराइजिंग पावर कटायन का देखेंगे क्योंकि वो उसका सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले कटायन को देखना है फिर एनायन को देखना है। ठीक है, पहले कटायन को फिर एनायन। तो पहले देख लिया जो सबसे स्मॉलर कटायन है उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, फिर देख लिया कि किसके साथ स्मॉलर कटायन तो वही है लेकिन सबसे लार्जर अनायन है, उसकी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगा, तो अंडरस्टूड होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। बाकी बात होगी जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब क्लियर। जैसे यहाँ देखिए मैंने आपको दिया लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आर्गन, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिएगा क्या है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आर्गन, यहाँ क्या कटायन कॉमन, यानी पोलराइजिंग पावर सभी के लिए क्या है, सेम है। ओके बात, ठीक है, लेकिन अनायन चेंज हो रहा है, यानी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। तो स्मॉलर द कटायन यानी ये वाला चीज सभी में कॉमन होगा, फिर लार्जर द अनायन यानी सबसे ज्यादा अनायन कौन होगा, लार्जर आर्गन। क्लियर? बॉटम इंडिया इंक्रीजेस
लार्जर देन, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। यानी कोवेलेंट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो Li सबसे ज्यादा कोवेलेंट, देन LiBr, देन LiCl, देन Li। क्लियर? अच्छा, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने ले लिया आपको NaF, Na, NaCl, NaBr, AlCl3, BCl, ऐसे लेके, ठीक है। अब देखिए यहां सबसे पहले क्या देखना है आपको, एज द इंटेंसिटी, मैंने कहा ना कैटायन को आपको प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ एज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 1 है, तो पहले 3 पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। अब यहाँ बोरान और एल्यूमीनियम इसमें भी देखो, आपको मालूम है क्लोरीन पर -1 तो यहाँ प्लस में, क्लोरीन पर -1 तो यहाँ प्लस में, अब दोनों में 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए, अब बोरान एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन कॉमन हो गया दोनों में, बोरान एल्यूमिनियम है, तो आपको मालूम है बोरान फ्रेंड, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, मालूम है। तो स्मॉलर साइज किसका होगा, बोरान का, तो स्मॉलर द कैटायन, इन दोनों में +3 है, तो फिर स्मॉलर द कैटायन कौन है, बोरान है, इसलिए ये ज्यादा कोवेलेंट होगा, और ये लार्जर कैटायन है इसलिए ज्यादा आयनिक होगा। अभी इसको ध्यान ही नहीं देना, बस 3 पॉजिटिव है, इसलिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा BCl3, स्मॉलर द कैटायन, फिर उसके बाद AlCl। अब ये वाला हो गया, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे NaF3 में सोडियम कॉमन है, ठीक है। तो अब लार्जर आयन कौन है, ब्रोमीन वाला, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चे, इसलिए कोवेलेंट भी ज्यादा होगा, NaBr, फिर देन NaCl, देन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे आपको आप ये मैं दे दूं SF2 SF4 SF6, सल्फर मालूम है, -1 + 2 -1 + 4 -1 + 6, ठीक है। अब ये सारे के सारे कोवेलेंट, सारे नॉन मेटल हैं, सारे के सारे कोवेलेंट है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें भी एग्जामिनर पूछता है कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है, अरेंज कोवेलेंट है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सभी में फ्लोरीन, अच्छा कहीं क्लोरीन भी आ जाए उससे कोई मतलब, पहले कैटायन को देखना है, ठीक है। तो अब अंडरस्टूड है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ +6 है, एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई यहाँ पर SF6 सबसे ज्यादा कोवेलेंट, देन SF4, देन उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा इसका उल्टा कर देंगे तो आपको मालूम है आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जामिनर ने पूछ दिया PCl5 और PCl3 में कौन कोवेलेंट, तो अंडरस्टूड है कि PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है देन PCl। क्लियर? एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसी का और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको दिया गया है CCl4 अरेंज कोवेलेंट कैरेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, CCl4 SiCl4 BeCl2 MgCl2 NaCl, KCl, Na, ये सारे जैसे। अब इस सभी को अरेंज करना, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर +4 है -1, यहाँ भी +4 है -1, यहाँ पर +2 है -1, यहाँ +2 है -1, यहाँ पर +1 -1 यहाँ भी +1, ठीक है। तो सबसे कुछ की डिक्रीजिंग ऑर्डर कोवेलेंट है,
सबसे पहले आपको देखना है कि 4 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव वाला कार्बन और सिलिकॉन क्या है। यहाँ पर ब्रोमीन भी लगा होगा उससे कोई मतलब, पहले आपको कटायन देखना है। तो कार्बन वाला स्मॉलर है तो हमेशा कार्बन वाला कोवेलेंट होगा, देन सिलिकॉन में, चाहे सिलिकॉन में क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आरडी लगा हो, उससे मतलब नहीं, पहले कार्बन स्मॉलर, क्लियर, कटायन फिर एनायन कटायन। तो कार्बन और सिलिकॉन, तो इसमें स्मॉलर कौन है, क्योंकि तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन फैमिली, तो कार्बन स्मॉलर है, यानी इसलिए सबसे ज्यादा दो। देन अब 4 वाला आपने कर लिया, 4 पॉजिटिव वाला। अब आगे नंबर इसका 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वाला है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब वाला लाइन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौन से बेरिलियम रेडियम, तो स्मॉलर कौन, बेरिलियम, इसलिए लिया जाएगा। देन एमबीसीएल, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब एक पॉजिटिव वाले, एक पॉजिटिव वाले में सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर भी सोडियम, तो अंडरस्टूड है कि कटायन पॉजिटिव चार्ज ये लार्जर है और सोडियम क्या है, स्मॉलर, तो पहले सोडियम को ले लेंगे। अब सोडियम वाले में देखिए यहाँ पर दोनों में सोडियम है तो लार्जर आना है, ब्रोमीन, कटायन कॉमन हो गया एनायन के बेसिस पर, यानी NaBr, देन उसके बाद NaCl और देन क्लियर है। तो आप इस तरीके से आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया मैंने पोलराइजिंग पावर, उसका भी बहुत ज़्यादा यह यूज होता है और कई जगह अप्लाई करते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं और दूंगा, ठीक है। देखिए